हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ असार पे और श्रृंखल एंड मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, सफल होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप फुलफिल्ड महसूस करते होंगे। देखो, ज़िंदगी जितनी ज़्यादा खूबसूरत है उतनी ही ज़्यादा इसमें कठिनाइयाँ भी हैं। तो अगर किसी भी रीज़न की वजह से तुम्हें अपने वजूद के होने का, अगर तुम्हें अपने वजूद पे शक हो रहा है किसी भी चीज़ की वजह से, जैसे कि माँ बाप की उम्मीदों पे खड़ा ना हो पाना, अपने आप से किया हुआ वादा पूरा ना कर पाना, कुछ भी चीज़ हो सकती है। और अगर इन चीज़ों की वजह से आपको ऐसा लगता है काश मैं ज़िंदा ही ना होता, या फिर अगर मैं मर जाऊंगा तो मुझे मेरे इस दुनिया से जाने से किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो लेट मी टेल यू दिस थिंग, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ भी करने से पहले आप अपने आप के बारे में सोचो, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचो, उन जिंदगियों के बारे में सोचो जो तुमसे जुड़ी हैं। एंड हमेशा ये चीज़ याद रखना कि अंधकार के बाद ही सवेरा होता है। तो उस अंधकार से मत डरो, उस अंधकार को अपने आप पे हावी मत होने दो। उस अंधेरे में अपने लिए एक चांद ढूंढो, चांद की रोशनी ढूंढो, क्योंकि अगले दिन जब तुम लोग सवेरा देखोगे तो जितने भी लोग तुम्हारे आसपास हैं उन सबको तुम पे गर्व होगा। और अगर किसी को भी तुम पे गर्व नहीं होगा तो एटलीस्ट देयर इज़ मी। मैं ये बात तुम लोगों को बताना बहुत टाइम से भूल रहा था एंड आई हैड टू रिमाइंड माई सेल्फ यस्टरडे अबाउट दिस थिंग, तो मैं सोचा तुम लोग को भी याद दिला देता हूँ। टॉकिंग अबाउट टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स, तुम्हें पता ही होगा ये चीज़ कि मुझे केस स्टडी बनाने में और ये केस स्टडी पढ़ने में कितना टाइम लगता है। मैं पूरा दिन या तो पढ़ते ही रहता हूँ या फिर मैं अपने कंप्यूटर और फ़ोन के सामने ही रहता हूँ। सो आई थॉट व्हाई डोंट आई गेट अ पेयर ऑफ glasses for these harmful rays, so you guys come along with me to the Lenskart store. मैं जैसे ही स्टोर में गया I got to know कि यहाँ पे फ्री में आई चेकअप मिलता है, पर क्योंकि मेरी तो पावर ही नहीं है तो मैंने गुरु को बोला आई चेकअप करने के लिए, क्योंकि फ्री की चीज़ मैं कभी छोड़ ही नहीं सकता। एंड विद इन 15 मिनट्स उन्होंने गुरु की आंखों की पावर हमें बता दी थी। और मैंने अपने लिए 0 पावर वाला हसला कलेक्शन से फ्रेम लिया था, जो कि अगर तुम लोग मेरे पुराने वाले सब्सक्राइबर्स हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं पहले चश्मे पहनता था, लाइक कैमरा पे, अब नहीं पहनता मैं कैमरा पे, पर या पहले जब मैं चश्मे पहनता था कैमरा पे तो आई हैड दिस एग्जैक्ट सेम फ्रेम। इट मेक्स मी लुक लाइक दैट गर्ल फ्रॉम परदेसिया, but still choosing this frame was also a task for me because they have so many stylish frames, so much variety कि सच बताऊं तो मुझे ये चूज़ करना एक्चुअली मुश्किल हो रहा था। गुरु का जो चश्मा हमने लिया था वो ये वाला है, शेड्स वाला, और ये एकदम सुपर लाइट वेट है एंड इट लुक्स रियली गुड इन माई ओपिनियन। एंड हम दोनों के ही फ्रेम्स एंटी ग्लेयर एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट है। जॉलाइन मत देखो। जो स्टोर में भैया बैठे थे जब गुरु का आई चेकअप हो रहा था तो ही टोल्ड मी कि ये जो चश्मे है ना ये स्क्रैच रेजिस्टेंट है। ओके, एंड आई वाज लाइक ठीक है, स्क्रैच रेजिस्टेंट होंगे, ठीक है। बट देन ही शोड मी दिस एंड ये देखते ही आई वाज लाइक पक्का इसमें स्क्रैच तो नहीं लगने वाला है। सो अगर तुम्हें भी अपने लिए ग्लासेस बनाने, चश्मे बनाने हैं, सो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है एक लेंसकार्ट के लिए, उस पर जाके तुम क्लिक कर सकते हो और तुम्हें बस मेरे लिंक से ही मिलेगा फ्री कॉन्टैक्ट लेंसेज ऑफ योर चॉइस। और आपको दोनों फिजिकल स्टोर या फिर ऑनलाइन पे भी बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर मिलता है। उसी के हेल्प से मैंने अपना वाला पेयर खरीदा था और उसके साथ गुरु वाला फ्री आया था एक्चुअली। और ये ऑफर स्टार्ट होता है एट जस्ट 1700 रुपीज। सो टेक केयर ऑफ योर आईज, बाय योरसेल्फ सम ट्रेंडी स्टाइलिश ग्लासेस फ्रॉम लेंसकार्ट एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक माय लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द ऑफर। अगेन आई जनरली होप दैट ऑल ऑफ यू गाइज आर डूइंग ओके, यू गाइज आर कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। और अब वापस आ जाते हैं आज के केस पर। 18 सितंबर 2012, उस दिन नवरूना के स्कूल का लास्ट एग्ज़ाम था और जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके आसपास रहने वाली सारी औरतें तेज मनाने के लिए हाथों में मेहंदी लगा रही थी। और उन सारी औरतों को देख के नवरूना का भी मन करा कि मैं भी अपने हाथ में मेहंदी लगा लेती हूँ। मेहंदी लगा के वो घर गई और वैसे तो नॉर्मली वो हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ ही सोती थी, लेकिन क्योंकि उस दिन उसने अपने हाथ में मेहंदी लगाई थी तो वो अकेले अपने कमरे में जाकर सो गई, ताकि कहीं सोते वक्त ये मेहंदी गलती से उसके मम्मी पापा के ऊपर न लग जाए या कपड़े पर न लग जाए उनके। इसीलिए नवरूना ने ये डिसाइड करा कि वो दूसरे कमरे में जाकर सोएगी और उसके मम्मी पापा इस चीज़ के लिए मान गए। अगले दिन जब सुबह 4 बजे नवरूना के पिताजी उठे तो उन्हें कुछ बहुत अजीब सा लगा। उन्होंने अपने घर में कुछ ऐसा नोटिस करा जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा घबराहट होने लग गई थी। तो वो तेजी से भागकर नवरूना के कमरे में गए और उनका शक सही निकला, नवरूना अपने कमरे में नहीं थी। तो आखिर नवरूना गई कहाँ? सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड नवरूना चक्रवर्ती। अतुल्य चक्रवर्ती और माइतेरी चक्रवर्ती वैसे तो कोलकाता के थे, लेकिन वो अपने छोटे से परिवार के साथ मुजफ्फरपुर बिहार के एक पॉश एरिया जवाहरलाल रोड पर अपनी पुश्तानी हवेली में रहते थे। अतुल्य एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे और माइतेरी घर संभालती थी।
उनकी 2 बेटी थी। बड़ी बेटी का नाम था नवरूपा, जो दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, और उनकी छोटी बेटी थी नवरूना, जो 12 साल की थी। नवरूना मुजफ्फरपुर के सेंट जेवियर स्कूल में 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, और अपने पेरेंट्स की आंखों में वो एक बहुत ही प्यारी और सीधी सादी बच्ची थी। नवरूना एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट थी और उसे बचपन से ही नेचर बहुत ज़्यादा पसंद था। वो छोटी उम्र से ही बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड लड़की थी और उसकी ज़्यादा फालतू की कोई रिक्वेस्ट भी नहीं होती थी अपने पेरेंट्स से। वो बस पढ़ाई करती, अपने दोस्तों के साथ खेलती, साइकिल चलाती, कभी बुक्स पढ़ लेती, टिपिकल बच्चों वाली चीज़ें करती थी वो। तो 7th स्टैंडर्ड में थी वो और उसके हाफ ईयरली चल रहे थे, सितंबर का महीना था। तो नवरूना बहुत ही ज़्यादा जी जान लगा के अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रही थी। एज आई टोल्ड you guys that she was very intelligent। तो 18 सितंबर 2012 के दिन जब नवरूना स्कूल से अपने एग्ज़ाम देके घर लौटी तो उसने ये चीज़ देखी कि उसके एरिया की सारी औरतें तेज की तैयारी कर रही थी और उन सभी के हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी। मेहंदी देखकर नवरूना का मन भी करा कि मैं भी मेहंदी लगा लेती हूँ। तो उसने अपने पड़ोस की आंटी से बोला कि प्लीज़ मेरे भी लगा दो मेहंदी, और उन्होंने उसके हाथ पे मेहंदी लगा दी। तो मेहंदी लगा के वो घर गई और नवरूना सिर्फ 12 साल की थी। एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि उनका फैमिली का जो मैंने कहा था ना कि पुश्तानी जो ज़मीन थी वैसा वाला घर कैसा था, उनका घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े घर देख के, इतनी बड़ी बड़ी हवेली देख के डर जाते हैं क्योंकि भूत प्रेत की कहानियाँ। तो नवरूना क्या करती थी कि वो हमेशा रात में अपने मम्मी पापा के साथ सोती थी, लेकिन उस रात उसने पहली बार ज़िंदगी में मेहंदी लगाई थी। तो वो चाहती थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल शी वॉज वेरी एक्साइटेड। तो वो ये चाहती थी कि सोते वक्त कहीं ये मेहंदी ख़राब ना हो जाए, कहीं मम्मी के ऊपर ना लग जाए, पापा के ऊपर ना लग जाए, इसीलिए मैं अपने कमरे में अकेले जाके सो जाती हूँ। तो रात में खाना खुना खाने के बाद, बातचीत करने के बाद करीब 12 बजे नवरूना अपने कमरे में चले गई सोने के लिए और उसके पेरेंट्स अपने कमरे में चले गए सोने के लिए। लेकिन उसके पेरेंट्स बरामदे की लाइट हमेशा चालू रखते थे ताकि अगर कभी नवरूना रात में उठ जाए, जैसे वॉशरूम जाने के लिए, किसी और चीज़ के लिए, तो उसे डर ना लगे। लेकिन अगले दिन सुबह 4 बजे जब अतुल्य जी की आंखें खुली और वो वॉशरूम जा रहे थे तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि बरामदे की लाइट खुली भी नहीं थी, इट वॉज ऑफ। उन्होंने पहले अपनी बीवी से पूछा कि क्या तुमने यहाँ पे की लाइट बंद करी, पर जब उन्होंने मना करा तो उन्हें अंदर से घबराहट होने लगी। और जैसे ही उनकी बीवी ने ये चीज़ बोली तो पहली चीज़ जो उनके दिमाग में आई थी वो ये थी कि मैं अपनी बेटी को चेक करने जाता हूँ। तो वो भाग के गए उसके कमरे में, तब मानो उनकी दुनिया उनके पैर से खिसक गई हो, क्योंकि नवरूना अपने रूम में नहीं थी उस समय। तो वो हड़बड़ाहट में रूम में इधर उधर देख रहे थे और तब अतुल्य जी की नज़र पड़ी विंडो पर। नवरूना के कमरे की जो विंडो थी उसमें विंडो में ग्रिल लगी हुई थी, लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, और ये विंडो की ग्रिल में से 3 ग्रिल्स बाहर की साइड बेंड थी। ये जो खिड़की थी वो एक गली की ओर फेस हो रखी थी। इसका मतलब ये था कि किसी ने विंडो के ग्रिल को तोड़कर वहाँ से एंटर करा और नवरूना को किडनैप करके ले गया। फिर सेकंड चीज़ जो अतुल्य जी ने नोटिस करी वो ये थी कि नवरूना का बेड भी गीला हो रखा था। तो इसका मतलब ये था कि जब ये आदमी यहाँ आया होगा या जो भी यहाँ आया होगा तब उसे देखकर नवरूना डर गई होगी एंड शी वेट हर बेड, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है वो 12 साल की थी। तो इस चीज़ को देखकर वो डर गई होगी। पहले तो अतुल जी ने और मैथेरी जी ने अपने आस पड़ोस में अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करी और पड़ोसियों ने भी इस चीज़ में उनकी हेल्प करी, लेकिन जब उनकी बेटी उन्हें नहीं मिली तो वो सीधा चले गए पुलिस में कंप्लेन लिखाने के लिए। पर जब ये लोग पुलिस वालों पर गए तो वहाँ की पुलिस ने उनसे ये कहा कि आप घबराइए मत, आपकी बेटी अपनी मर्जी से ही किसी और के साथ भाग गई होगी। और ये सुनकर नवरूना के पेरेंट्स को इतना बड़ा शॉक लगा जितना प्रॉब्ली आप लोगों को लगा होगा अभी ये सुनकर। दिस वॉज अ 12-year-old kid। और एक पुलिस वाले ने ये बोला उनके पेरेंट्स को कि तुम्हारी बेटी किसी और के साथ भाग गई, डरो मत, वो अभी वापस आ जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि पुलिस के दिमाग में ये थॉट भी आया, बट देन अगेन अगर कोई कंप्लेंट लिखाने जा रहा है तो फर्स्ट एक्शन शुड नॉट बी दिस दैट यू ब्लेम देयर पेरेंट्स। दिस इज एक्सट्रीमली शॉकिंग एंड दिस इज एक्चुअली डिसगस्टिंग टू बी ऑनेस्ट। पर पुलिस लोग यहाँ पर नहीं रुके। फिर बाद में पुलिस ने नवरूना के पेरेंट्स को ही अक्यूज कर दिया कि उन्होंने अपनी बेटी की ऑनर किलिंग की है। पुलिस के थ्योरी के अकॉर्डिंग नवरूना को उसके पेरेंट्स ने ही मारा था। पुलिस एक्चुअली इस थ्योरी पर स्ट्रांगली बिलीव करती थी। उन्होंने अतुल्य जी का पूरा घर सर्च करा एक्सेप्ट उनकी बेटी का कमरा, और उनके घर का वाटर टैंक भी चेक किया।
टू सी कि कहीं नवरूना को मारकर उसकी लाश को उन्होंने टैंक में तो नहीं फेंक दिया है। लेकिन जब पुलिस नवरूना के भाग जाने पर और अतुल्य जी के ऑनर किलिंग पर रिसर्च कर रहे थे, उनकी छानबीन कर रहे थे, तब पूरे टाइम अतुल्य जी उनको ये कहते रहे कि वो मेरी बेटी को ले गए होंगे, तुम जाके लैंड माफिया को पकड़ो, वो मेरी बेटी को ले गए होंगे। लेकिन अतुल्य जी आखिर ऐसा क्यों बोल रहे थे? टू अंडरस्टैंड दिस थिंग यू हैव टू अगेन रिमेंबर कि अतुल्य जी का घर बहुत ही ज़्यादा पॉश एरिया में था और उनका घर बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो प्राइसलेस जो ये प्रॉपर्टी होती है, जो इतनी ज़्यादा महंगी वाली प्रॉपर्टी होती है, इनके पीछे, अतुल्य जी की प्रॉपर्टी के पीछे कुछ लैंड माफिया के लोग पड़े हुए थे जो चाहते थे कि अतुल्य जी ये लैंड उन्हें बेच दें। लैंड माफिया मतलब एक ग्रुप जिसमें ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा पहुंच होती है, या फिर ये लोग कोई बड़े पोस्ट पर होते हैं और ये ग्रुप या तो इलीगल तरीक़ों से या डरा धमका कर सब प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। और इन टेक्निकल वर्ड्स दे जस्ट बाय एवरीथिंग, एवरी लैंड पॉसिबल, स्पेशली वो ज़मीनें जिनकी कीमतें बहुत ही ज़्यादा होती हैं। और आप लोगों ने लैंड माफिया के बारे में दिल्ली में भी सुना होगा। दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, इन 3 जगह में सबसे ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, बट या दे आर लाइक वेरी प्रेवलेंट देयर। एंड प्रॉब्ली जिस सिटी में तुम लोग भी रहते हो वहाँ पर भी इस लैंड माफिया का कोई ना कोई वर्जन चल रहा होगा, इवन इफ ये लोग वहां पे डरा धमका नहीं रहे। आई शुड नॉट से मोर अबाउट दिस थिंग, राइट? दे आर वाचिंग दिस वीडियो। तो ऐसे ही अतुल्य जी की प्रॉपर्टी भी इन लैंड माफिया की नज़रों में आ गई थी और वो इस प्रॉपर्टी को पहले तो हड़पना चाह रहे थे, लेकिन फिर जब ये हड़पने में नहीं आ रहा था उनके, तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम ये प्रॉपर्टी मुझे बेच दो। फिर भी अतुल्य जी नहीं माने इस चीज़ के लिए और अतुल्य जी को बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज करा गया था इन लैंड माफिया से। वो बार बार उनसे मिलने आते, कभी रैंडमली उन्हें सड़कों पर मिल जाते या फिर डराते धमकाते। इसीलिए उनकी एक थ्योरी थी कि इसी लैंड माफिया वाले ने या फिर इन्हीं लैंड माफिया वाले लोगों ने उनकी बेटी को किडनैप करा है ताकि वो अतुल्य जी को डरा सके। और इसीलिए वो बार बार पुलिस वालों को बोलते रहे कि ये और किसी का काम नहीं है बल्कि लैंड माफियाज वालों का काम है, तुम जाके उनकी छानबीन करो। लेकिन अतुल्य जी के बार बार ऐसा बोलने पर भी पुलिस वालों के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। वो बस इसी पॉइंट पे अटके रहे कि इन्होंने अपनी बेटी की ऑनर किलिंग की है। अब क्या हो रहा था कि दिन बीत रहे थे और पुलिस इस ऑनर किलिंग वाली चीज पे अपना टाइम वेस्ट करी थी। तो नवरूना के पेरेंट इतने ज़्यादा बेचारे से हो गए कि उन्हें पुलिस को थ्रेटन करना पड़ा कि अगर तुम लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं करोगे तो हम लोग अपने आप को ही मार देंगे। कैन यू इमेजिन दिस थिंग कि वो किस सिचुएशन में होंगे? पुलिस वालों को जिनका काम ही है जनता की सेवा करना, उनकी रखवाली करना, नवरूना के पेरेंट्स को उन्हें थ्रेटन करना पड़ा कि प्लीज़ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो वरना हम अपने आप को मार देंगे। नवरूना के पेरेंट्स दे वर वेरी कॉशियस। जिस रूम में नवरूना सोई थी वो रूम पूरे 30 दिनों तक उन्होंने अनटच्ड रखा था क्योंकि अतुल्य जी ने ये सोचा था कि पुलिस उस रूम की तलाशी लेगी, फॉरेंसिक टीम यहाँ आएगी और एविडेंस टेम्पर नहीं होने चाहिए यहाँ पे। लेकिन यू विल बी शॉक्ड टू हियर दिस थिंग। अलेजिडली पुलिस उस कमरे की जांच करने के लिए आई ऑन 22 अक्टूबर, जो कि था क्राइम होने के ऑलमोस्ट 33 दिन बाद। और तो और फॉरेंसिक टीम वहाँ पहुँची ऑलमोस्ट 45 दिन के बाद, जिसकी वजह से नवरूना की फैमिली बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी थी। पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्हें यही आस थी कि उनकी बेटी सही सलामत घर वापस आ जाएगी। Until 26 नवंबर 2012। नवरूना के किडनैप होने के 74 दिन बाद उसके घर के पास के एक नाले में सफाई की जा रही थी, जिसका ऑर्डर दिया था वहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड काउंसलर ने, और उसका नाम था राकेश सिन्हा, ऑल्सो नोन एज पप्पू। अलेजिडली राकेश इस चीज पे अड़ा हुआ था कि उसे वो नाला साफ चाहिए उस हफ्ते। एंड दिस केम आउट ऑफ नोवेयर। जैसे तुम्हें लग रहा ना ये नाले की बात कहाँ से आ गई, दिस केम आउट ऑफ नोवेयर। उसके एम्प्लॉयज को भी ये चीज लग रही थी कि अचानक से नाला साफ करने का कहाँ पे आ गया सर पे। ये इस चीज के पीछे क्यों पड़े, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था उस समय पे। बट क्योंकि वो वार्ड काउंसलर था और लोगों के बीच में वार्ड काउंसलर को लेकर थोड़ा सा डर रहता है, तो उन्होंने चुपचाप उनका काम करा। और जब उन्होंने नाले की सफाई करी तब उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी चीज़ मिली। सफाई के वक्त क्लीनर्स को वहाँ एक स्केलेटन मिला, वहाँ हड्डियाँ मिली। अब क्योंकि स्केलेटन अतुल्य जी के घर के जस्ट बगल में ही मिला और नवरूना का केस भी रिसेंटली चल रहा था वहाँ पे, तो पुलिस को सबसे पहले यही लगा कि यह स्केलेटन नवरूना का ही है। एंड एज वी ऑल नो, स्केलेटन की आइडेंटिटी चेक करने के लिए अतुल्य जी या माइतेरी जी का DNA मिलना ज़रूरी था उस समय। बट बोथ ऑफ देम दे रिफ्यूज टू प्रोवाइड देयर DNA। ऐसा इसीलिए किया उन्होंने
क्योंकि उन्हें ये यकीन था कि ये स्केलेटन उनकी बेटी का नहीं था और उन्हें पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था इस टाइम पे। तो अतुल्य जी ने ये बोला कि हम आपको डीएनए देंगे अपना, लेकिन सिर्फ तब जब सीबीआई इस केस में इन्वॉल्व होगी। लेकिन ये केस बहुत ही ज़्यादा लंबा चला। इस केस को अब ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे और 2 सालों में ये केस पुलिस से सीआईडी को ट्रांसफ़र हो गया था एंड इन 2014 सीआईडी से अब ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र हो गया था। लेकिन सीबीआई ने केस पर काम करने से मना कर दिया, ये कहकर कि उनके पास ऑलरेडी दूसरे बहुत सारे केसेस हैं जिनको सॉल्व करने का प्रेशर उन पे ऊपर से आ रहा था। बट इवेंचुअली अतुल्य जी की पहचान में एक आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, जिसके बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी नवरूना केस पर। और क्योंकि अब सीबीआई इन्वॉल्व थी तो अतुल्य जी भी और उनकी वाइफ भी तैयार हो गए थे अब पुलिस को या फिर सीबीआई को अपना डीएनए देने के लिए। पर जैसे ही ये डीएनए फॉरेंसिक वालों पे पहुंचा था, उन्होंने ये चीज़ साफ साफ बोल दी कि उस स्केलेटन का डीएनए और अतुल्य जी का डीएनए या फिर उनकी बीवी का डीएनए मैच हो रहा था, विच मेंट कि ये स्केलेटन नवरूना का ही था। अपने घर के इतने पास मिली थी उनकी बेटी, पर उस हालत में पुलिस वाले अगर थोड़ा जल्दी इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते तो अतुल्य जी का ये कहना था कि उन्हें उनकी बेटी जिंदा वापस मिल जाती, क्योंकि अब ये किडनैपिंग का केस नहीं था, ये एक मर्डर केस था जिसका इंटेंट साफ साफ दिख रहा था अतुल्य जी को। 2014 से लेके 2020 तक सीबीआई इस केस से रिलेटेड कोई भी ठोस एविडेंस नहीं जुटा पाए। सीबीआई ने ऑलमोस्ट 66 विटनेसेस के स्टेटमेंट लिए थे, नार्को टेस्ट कराए थे, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया था और ब्रेन मैपिंग भी कराई थी ऑन सस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स, पर यह केस सॉल्व हो ही नहीं पा रहा था। और ऐसा नहीं है कि सीबीआई ने किसी को अरेस्ट नहीं किया था। अप्रैल 2018 में सीबीआई ने 6 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया था, जिनका नाम था विमल अग्रवाल, मोहम्मद शाह आलम, अभय गुप्ता, विक्रांत शुक्ला, बराजेश सिंह और राकेश कुमार सिन्हा AKA पप्पू। वही पप्पू जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वार्ड काउंसलर था, वही पप्पू जिसने वो ड्रेन क्लीन करवाने का ऑर्डर दिया था। मैंने ये चीज़ पहले मेंशन करी थी कि पप्पू को लेके लोगों के बीच में थोड़ा सा डर था, वो इसीलिए क्योंकि पप्पू के ऊपर पहले भी क्रिमिनल केसेस थे, जिनमें से एक केस जो हम लोग को पता है दैट इंक्लूडेड रॉबरी इन ट्रेन। ये सारे के सारे लोग बड़े पोस्ट पर थे और उनकी काफ़ी पहचान भी थी। कोई होटल का ओनर था तो कोई बड़े प्रॉपर्टी डीलर था। इन 6 लोगों को अरेस्ट करने के बाद भी पुलिस कुछ सबूत ही इकट्ठा नहीं कर पाई और 3 महीने बाद इन 6 के 6 लोगों को बेल मिल गई। नाउ एज गाइस कैन इमेजिन कि इतने सारे साल हो गए थे तो सुप्रीम कोर्ट बार बार सीबीआई को डेडलाइन देते रही टू शो देम दी चार्ज शीट, लेकिन हर बार सीबीआई इस डेडलाइन को एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट कर देती थी। ऑलमोस्ट 10 बार सीबीआई को एक्सटेंशन मिला, लेकिन इतने ज़्यादा टाइम के बाद भी उन्हें कोई सबूत मिला ही नहीं। फिर थक हार कर सीबीआई ने पोस्टर्स लगा दिए लोगों से अपील करते हुए कि जिसके पास भी नवरूना का केस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो उन्हें वो हमारे पास ले आए और बदले में उन लोगों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। I don't know what was CBI thinking about this thing. Maybe they were very desperate, क्योंकि इतने सालों बाद किसी को क्या याद रहेगा और किसी के पास क्या सबूत होंगे, और वैसा ही हुआ। उन्हें कोई लीड नहीं मिल रही थी, तो फाइनली 2020 में CBI ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दी इस केस के बारे में और ये केस क्लोज हो गया। अगर तुम लोगों ने मेरी पुरानी वाली वीडियोस देखी हैं तो तुम लोगों को ये पता होगा अभी कि पुलिस नेग्लिजेंस की वजह से बहुत सारे केसेस सॉल्व नहीं होते हैं। यहाँ पर भी इतने सारे सालों में एक भी एविडेंस नहीं मिला। इट वॉज अ बिट स्ट्रेंज। फॉर एग्जाम्पल, जिस केमिकल का यूज़ करके नवरूना के कमरे की जो ग्रिल्स थी, जो विंडोज़ की ग्रिल थी, वो तोड़ी गई थी, पुलिस को उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। वो केमिकल कहाँ से बनता है, वो केमिकल आसपास कहाँ से पाया जाता है, उससे शायद कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन निकलती। और एविडेंस ना मिलना, एविडेंस टेम्पर हो जाना, एकदम से गायब हो जाना, स्टोरी चेंज हो जाना, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इंडिया के केसेस में, जैसे तुमने देखा होगा आरुषि तलवार वाले केस में भी, या फिर अगर तुम लोगों ने मेरी वीडियो देखी है मैडलिन मैकेन की तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन इस वाले केस में स्पेशली सक्स क्योंकि उनकी बेटी का बॉडी का जो ढांचा था, स्केलेटन था, वो उनके घर के बगल में ही मिला था। तो सोचो उनके पेरेंट्स को कैसा लगा होगा। नवरूना के किडनैपिंग के शुरुआती सालों में उसके पेरेंट्स को होप थी कि उनकी बेटी को जस्टिस मिलेगी। नवरूना के पेरेंट्स ने कई मिनिस्टर से दरख्वास्त करी, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर। उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, नवरूना के दोस्तों के साथ मिलके फेसबुक पेज और ब्लॉग्स बनाए सेव नवरूना के नाम से, ताकि उनकी बेटी की कहानी लोगों तक पहुंच सके, कोई उन्हें कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे सके। उन्होंने कई प्रोटेस्ट भी किए,
आखिर तक वो यही बिलीव करते रहे कि नवरूना आज भी जिंदा है और वो लौट आएगी, पर आज वो दोनों बूढ़े हो चुके हैं। अतुल्य जी को बीपी और हार्ट प्रॉब्लम है और जितनी बची कुची आश उनके अंदर थी अपनी बेटी को जस्टिस देने की, वो अब बिल्कुल भी नहीं रही, क्योंकि आज करीब 12 साल बाद भी ये केस अनसॉल्व्ड है और कोई इस केस के बारे में अब बात ही नहीं करता है ना। जब भी कोई केस अनसॉल्व्ड रह जाता है तो इट कम्स अप विद अ लॉट ऑफ थ्योरीज। और इस वाले केस में भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहुत सारी थ्योरीज आए, कभी पुलिस वाले को लेके, कभी आस पड़ोस वाले को लेके, कभी उनके पेरेंट्स को लेके कि सच में उन्होंने ही अपनी बेटी को मारा था। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस केस? इस केस में एक्चुअल कल्प्रेट कौन है? डू लेट मी नो। बट सैडली इसी के साथ नवरूना का केस आज भी अनसॉल्व्ड है, पर अभी के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। बट बिफोर यू गो, इफ यू गाइज लाइक टू वॉच ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, प्लीज सब्सक्राइब टू मी, क्योंकि मैं वही वीडियोस बनाता हूँ यहाँ पे। एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइज आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइज आर हेल्दी। प्लीज कीप योर लव्ड वंस वेरी क्लोज टू यू गाइज एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।